हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड वेलकम टू फैकल्टी चैनल। मैंने आप लोगों को लास्ट जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें प्रॉमिस किया था दैट आई विल बी ब्रिंगिंग टॉप 100 MCQs ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड एंड सो आई एम हियर विद दीज क्वेश्चंस। इसको ये 100 क्वेश्चंस हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू bring them in one whole video, therefore I have divided this in 3 parts। 3 parts में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट आज करेंगे, फिर उसके बाद 2 और पार्ट्स होंगे। आज का जो आपका ये वीडियो है इसमें टॉप 30 क्वेश्चंस में लेके आई हूँ। उसके बाद जो 70 बचेंगे वो 2 वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड। अगर आपके स्टूडेंट्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपके क्लास में वीक हैं तो आपको क्या करना चाहिए? नॉट केयर अबाउट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बारे में केयर ही नहीं करना है, या फिर अपना जो टीचिंग स्पीड है उसको थोड़ा फास्ट रखेंगे सो दैट स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन लेवल में इंक्रीज, ताकि जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल थोड़ा इंक्रीज हो सके, कॉम्प्रीहेंड कर सके वो ईजिली उन चीज़ों को फास्टर, राइट। थर्ड, अपना टीचिंग स्लो रखेंगे, या फिर फोर्थ होगा कि कीप योर टीचिंग स्लो, अपना टीचिंग स्लो रखेंगे और साथ में जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस देंगे। Here if you see properly the option D is your correct, because आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपना टीचिंग स्लो रखना पड़ेगा क्योंकि आपके मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर वीक, बट सेम वे ब्राइट स्टूडेंट्स जो आपके पास हैं उनका कोई लॉस ना हो, उनकी स्पीड में वो भी स्पीड अप रहें, तो फिर आपको क्या करना है, उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। अगर कोई टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स का अटेंशन नहीं गेन कर पा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अपना टीचिंग मेथड इवैल्यूएट करना पड़ेगा और उसको इम्प्रूव करेगा, रिज़ाइन कर देगा पोस्ट से, अपने स्टूडेंट्स में ही फॉल्ट निकालेगा, गलतियाँ निकालेगा, या फिर डिक्टेटिंग स्टार्ट कर देगा। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? हेयर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट कि अपनी खुद की टीचिंग मेथड को इवैल्यूएट करके उसे इम्प्रूव करेगा। ओके, तभी तो वो अपने स्टूडेंट्स का अगर उसके स्टूडेंट्स उसकी क्लास में अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, दैट मीन्स उनके पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है। ओके, सो अपना टीचिंग मेथड इवैल्यूएट करके उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। इसको ऑर्डर में रखना है आपको, किस तरह से टीचिंग प्रोसेस चलता है। फर्स्ट इज रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, प्रेजेंट नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करना, फिर इवैल्यूएट करना, रीटीचिंग करना, फॉर्मुलेट करना ऑब्जेक्टिव्स को, और प्रेजेंटेशन ऑफ मटीरियल्स। इसमें से क्या आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? लेट्स सी। देखिए हमको यहाँ पर ये ठीक है ना, इसका मैं आपको बता देती हूँ। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों है करेक्ट? देखिए फर्स्ट फोर्थ में आपका है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद आप रिलेट करेंगे जो प्रेजेंट नॉलेज को, जो अभी नॉलेज है उसको प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करेंगे। आफ्टर दैट आप जो मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल हैं उससे प्रेजेंटेशन करेंगे। देन यू विल इवैल्यूएट, आपने जो कुछ भी करा अभी तक उसका इवैल्यूएशन करेंगे। एंड लास्ट में जब आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ अभी भी समझ में नहीं आ रही है, देन यू विल स्टार्ट रीटीचिंग। आप उस टॉपिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो बच्चों को समझ नहीं आया, आफ्टर इवैल्यूएशन यू विल ओनली नो अबाउट इट, तो देन यू विल स्टार्ट रीटीचिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग अ टीचर। क्या होना चाहिए जिससे कि आप अपना टीचिंग जो करियर है उसको बिगिन कर सके सक्सेसफुली? स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, कम्युनिकेटिव एबिलिटी होना आपके अंदर, पर्सनालिटी होना, और एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल्स। ऐसी पर्सनालिटी होना जिससे कि आप अपने स्टूडेंट्स से रिलेट कर सकें, या ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, या जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर उसकी वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, एबल होना चाहिए। हेयर योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ उसकी ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए और उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स से क्लास में प्रॉपरली रिलेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिएटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकंसेप्शंस, बिकॉज एक एजुकेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसकंसेप्शंस कैसे आते हैं? क्यों? प्रॉब्लम्स जो होते हैं इन एजुकेशन कॉल फॉर सब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। सब्जेक्टिविटी होती है इंटरप्रिटेशन की जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है। प्रॉब्लम्स एनकाउंटर इन टीचिंग आर नॉट एमेनेबल टू रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। जो भी प्रॉब्लम्स टीचिंग में है उसको साइंटिफिकली उसको सॉल्व नहीं करा जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है साइंटिफिकली ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है पढ़ाने में। और यहाँ गुड टीचिंग नहीं है, गुड मेथड्स नहीं है, प्रोसीजर्स नहीं है, या टीचर्स आर नॉट वर्दी ऑफ डूइंग रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। टीचर्स
इतने वर्दी ही नहीं है, इतना उनमें है ही नहीं कैपेबिलिटी कि वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकें. हियर द अप्रोप्रिएट आंसर इज योर दिस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज problems encountered in teaching are not amenable to rigorous scientific investigation. Coming to your this question, if some of your pupils misbehave with you in the college campus, you must. अगर आपके साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो misbehave कर रहे हैं कॉलेज या स्कूल में, तो आपको क्या करना चाहिए? रिपोर्ट कर देना चाहिए प्रिंसिपल को, या फिर रिपोर्ट करना चाहिए उनके पेरेंट्स को, या इम्प्रूव करना चाहिए उनके बिहेवियर को बाय योर ओन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप, या मोबिलाइज और टीचर्स को भी बोलना चाहिए कि ये बच्चे अच्छे नहीं है, उनके अगेंस्ट बात करनी चाहिए. Here your correct answer is improve their behavior by your own character and scholarship. अपने खुद के कैरेक्टर से, अपने खुद के बिहेवियर से स्टूडेंट्स का बिहेवियर आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज योर, इफ बैक बेंचर्स आर ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लासरूम. अगर बैक बेंचर्स हमेशा क्लासरूम में टॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए, पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस है टीचिंग एप्टीट्यूड के जो होती है, ये आपको अप्लाई करने, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं. मतलब आपने पढ़ा है, बीएड करा है, कुछ भी करा है आपने, बट आप उसको एक्चुअली प्रैक्टिकल में किस तरह से अप्लाई करेंगे उन जो आपने सब कुछ समझा है, चाइल्ड साइकोलॉजी, हाउ टीचिंग साइकोलॉजी कैसे समझा है आपने, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा. एंड दैट इज़ द रीज़न सच क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, बिकॉज ये सब चीज़ें स्कूल में, क्लास में होती हैं. सो यू हैव टू फेस ऑल दीज थिंग्स. ओके, नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस. क्या अगर बैक बेंचर्स आपसे क्लासरूम में बहुत बातें करें तो आप क्या करेंगे? उनको करने देंगे जो वो कर रहे हैं, उनको पनिश करेंगे, या उनको फ्रंट सीट में बिठाएंगे, या नन ऑफ द अबव? Here your correct answer is ask them to sit on the front benches. उनको front benches में बिठाएंगे. Use of telecast material. टेलीकास्ट मटेरियल का यूज़ क्या है? वो एनहांस करता है कॉन्सेंट्रेशन लर्निंग को, रिड्यूस करता है बर्डन ऑफ द टीचर के ऊपर जितना बर्डन होता है उसे रिड्यूस करेगा, इंक्रीज करेगा रिटेंशन पावर. रिटेंशन पावर मीन्स याद करने का, जो रिटेन करने का, याद रखने का, उसको इंक्रीज करेगा, या ऑल ऑफ द अबव. हियर ऑल दीज ऑप्शंस, ऑल ए बी सी, सारे के सारे जो हैं वो आपके रिलेटेड हैं इससे. ओके, देयरफॉर योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू. मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कैसे पॉसिबल है? अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि ज़्यादातर बच्चे आप उसमें पार्टिसिपेट करें, तो वो कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, या ऑडियो विजुअल एड्स? इफ़ यू सी, देखो लेक्चर मेथड जो है आपका, वो आपका सिंपली हो गया कि आप एक्टिव हैं, टीचर एक्टिव पार्ट प्ले कर रही है और स्टूडेंट्स पैसिव पार्ट. दैट मीन्स कोई सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है. टेक्स्ट बुक मेथड में क्या होगा? बच्चे पढ़ रहे हैं और वो समझ रहे हैं खुद ही चीज़ों को, या नहीं आ रहा है समझ में, दैट इज़ अनदर थिंग. ऑडियो विजुअल एड्स में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, वो देखेंगे, बस उसको सुनेंगे, देखेंगे. बट ये डिस्कशन मेथड, दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट. डिस्कशन मेथड में क्या होगा कि बच्चे भी आपके साथ इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे. आप कुछ क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, कोई टॉपिक्स है, यू आर डिस्कसिंग इट विद स्टूडेंट्स ऑल्सो. Hence discussion method is correct answer. Next question is the effective teaching means all of the following except. अब यहाँ पर देखिए except means कौन सा नहीं है इनमें से effective teaching का means. Okay, ये आपको देखना है. A teacher teaches with enthusiasm. टीचर बहुत उत्सुकता से पढ़ा रहा है. और टीचर finds fault in his students. टीचर्स अपने स्टूडेंट्स में ही फॉल्ट निकाल रहा है, गलतियाँ निकाल रहा है. टीचर पुट्स एम्फोसिस मोर ऑन टीचिंग दैन ऑन क्लास कंट्रोल. टीचर जो है क्लास को कंट्रोल करने में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है जितना वो बच्चों को पढ़ाने में दे रहा है. और टीचर इज़ इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड rather than on completing the course. वो चाहता है, टीचर जो है वो कोर्स कंप्लीट कराने में इतना स्ट्रेस नहीं दे रहा जितना कि वो चाह रहा है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो जो भी वो पढ़ा रहा है उसको ढंग से समझें. तो अगर आप देखें ऑप्शन नंबर ए जो है, ये आपका यहाँ पर आपको जो सबसे नेगेटिव हो जाएगा ना, सबसे नेगेटिव जो आपको लग रहा है कि है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. दैट इज़ टीचर अपने स्टूडेंट्स में की गलतियाँ नहीं निकालेगा, कि इसे समझ में नहीं आता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये नहीं निकालना है. आपका काम है पढ़ाना और आपको हर एक बच्चे को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है. देयरफॉर योर करेक्ट आंसर इज दिस, दैट बाकी जो ए सी डी है ये सब आपके पॉजिटिव पॉइंट्स है टीचिंग के. ओनली दिस इज़ द नेगेटिव पॉइंट जो आपको, जिस वजह से इसमें आंसर ये करेक्ट हो जाएगा. ओके ना, नेक्स्ट इज अ टीचर इन द क्लासरूम शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस. अब जब टीचर पढ़ाता है क्लासरूम में तो उसकी अपनी वॉइस की पिच कैसी रखनी चाहिए? हाई इनफ, हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए, या समटाइम लो एंड समटाइम्स हाई? क्या होना चाहिए?
Here your correct answer is option number C, that is moderate. हमें एक टीचर को अपनी वॉइस मॉडरेट रखनी चाहिए. बहुत कभी ऐसे नहीं कि कभी बहुत हाई पढ़ा रहे हो या बहुत लो पढ़ा रहे हो, कभी हाई कभी लो, तो ऐसे में बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन भी बिगड़ता है. देखो मॉडरेट होनी चाहिए. टीचर शुड टीच इन अ वेरी मॉडरेट वॉइस, पिच ऑफ वॉइस. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर. एक टीचर शुड इंट्रोड्यूस द लेसन बिफोर ही स्टार्ट्स टीचिंग. जब वो टीचिंग कर रहा है उससे पहले उसको जो लेसन पढ़ाने वाला है उसको इंट्रोड्यूस करे. शुड हैव कमांड ओवर इज लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए. शुड हैव कमांड ओवर इज सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट में कमांड होना चाहिए जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहा है, या फिर ऑल ऑफ द अबव. Here the most appropriate is all of the above because all these are included in a good teacher. एक good teacher जो होगा उसमें ये सब चीज़ें important हैं. Okay. Next, if students are not able to follow, you should. अगर students आपको follow नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? Give them prompt, make the matter easy कर दे matter को, illustrate करें with examples, या all of the above. इसमें आपका D option correct हो जाएगा, all of the above. Okay. Now, if remarks are passed by students on you as a teacher, you will. अगर आपको remarks पास कर रहा है कोई, स्टूडेंट्स आपको रिमार्क्स पास करें, तो आप क्या करेंगे? पनिश करेंगे उनको, एक्सपेल कर देंगे कॉलेज से या स्कूल से, रिवेंज लेंगे वाइल इवैल्यूएटिंग इंटरनल टेस्ट कॉपीज़. जब आप उनकी टेस्ट कॉपीज़ चेक करें तो वो कम मार्क्स दे देंगे, या इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन, या आप इम्पार्शियल रहेंगे एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन. हियर योर करेक्ट आंसर विल बी डी. देखिए स्टूडेंट्स कुछ भी कहे कुछ भी करे, लेकिन आपको इम्पार्शियल रहना पड़ेगा. यू कैनॉट से कि इसने मुझे ऐसे बोला, इसने मेरे बारे में ये बोला, तो मैं इसको मार्क्स कम दूंगा. दिस इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर. यू नीड टू बी इम्पार्शियल व्हेन यू आर एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएटिंग द आंसर शीट्स. ओके. Now, all of the following are the characteristic features of an effective teacher except इनके अलावा कौन एक इसमें गलत है, वो आपको बताना है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव टीचर. एम्फोसिस अपॉन स्टैंडर्ड पे एम्फोसाइज करेगा. एम्फोसाइजिंग ग्रुप डिस्कशन फॉर द पर्पस ऑफ clarifying the objectives, emphasize upon the quick control of the problematic situation, या differential treatment meted out to students office class. देखिए यहाँ पर A, B, C तीनों पॉजिटिव साइड्स हैं टीचिंग के. इफेक्टिव टीचर के पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ओनली डी वाला जो है कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब आप क्लास के स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करें. यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट. ओके. फॉर यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज इक्वल, और आपको सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा. नाउ माइक्रो टीचिंग इज़ यूजफुल टू स्टूडेंट्स ऑफ. माइक्रो टीचिंग जो होती है आपने बीएड में करी होगी, जब बीएड का कोर्स कर रहे होंगे, तो वो कहाँ पर यूजफुल होती है? प्राइमरी क्लासेस के लिए ओनली, जस्ट ओनली फॉर जूनियर क्लासेस, या फिर 10+2 क्लासेस के लिए, या हायर क्लासेस एंड प्राइमरी क्लासेस दोनों के लिए? हेयर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. क्योंकि देखिए जब आप कोर्स कर रहे होते हैं ना बीएड का, या कुछ भी माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड होता है, तो वो आपकी टीचिंग के लिए हेल्पफुल. उसमें ये नहीं बोला जाता कि ये प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा या फिर सॉरी हायर क्लासेस के लिए. इसमें दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर इन बिगनिंग ऑफ अ टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ. क्या फेलियर है जबकि टीचर के बिगनिंग में क्या चीज़ होती है जो फेलियर को डिनोट करती है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्बल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ द टीचर, या टाइट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स. इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. आपका आपके स्टूडेंट्स के साथ किस तरह रिलेशनशिप है, किस तरह आप उसके साथ बिहेव करते हो, कैसे समझा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर ये चीज़ मिसिंग है तो आप एज अ टीचर फेल हो. एज अ टीचर यू आर नॉट केपेबल ऑफ टीचिंग. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ करियर कोर्सेज इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एम्स एट. करियर कोर्सेज को अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो स्कूल्स या कॉलेजेस में, तो उसका क्या एम होता है? डेवलप करना द एबिलिटी टू मेक द इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ जॉब्स. बच्चों के अंदर एबिलिटी, जॉब्स, गुड चॉइस करना जॉब्स के बारे में, या फिर प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल नॉलेज टू स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में बताना, इंक्रीज करना उनका जीके, या फिर ऑल ऑफ द अबव. हियर योर करेक्ट आंसर इज जस्ट बिकॉज ऑल द ऑप्शंस आर important when you are introducing any career course in schools or colleges. Next, the main role of
एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो वॉज, मेन रोल क्या था एजुकेशन का प्लेटो के अकॉर्डिंग? डेवलप करना पावर ऑफ कॉन्टेम्पलेशन, डेवलप करना पर्सनैलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल, स्ट्रेंथन करना स्टेट को, स्टेट हेयर मीन्स कंट्री, या ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑल्सो या करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज प्लेटो ने इन सब के बारे में एजुकेशन रिलेटेड बात करी थी, इन सब के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज वन विच फॉलोज। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होता है? अभी मुझे उसका हिंदी याद नहीं आ रहा है, डेमोक्रेटिक का हिंदी क्या होगा? वेल किसी को याद हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, इसे फॉलो करता है। रिस्पेक्ट एंड एनलाइटन करता है इंडिविजुअल्स को। बिलीव करता है इन इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, या ऑल ऑफ द अबव? हेयर योर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज अगर हम देखें हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, हाँ ये मुझे याद आ गया, प्रजातंत्र, आई थिंक सो, या तो फिर आपको इसमें क्या करना होता है कि इसमें हमारा कंट्री इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर हम पीपल के लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल लोगों के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, प्लान्स, प्रोग्राम्स, तो लोगों के लिए होते हैं। यहाँ पर ये सब आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इक्वल एजुकेशन टू एवरीवन, अपॉर्चुनिटी मिलना, ये सब इंपॉर्टेंट है। The major responsibility with which the school personnel have been entrusted is that, एक स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेशन personnel होता है उसके मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इट हार्मोनाइजेज द नीड्स ऑफ द चाइल्ड एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ। वो दोनों सोसाइटी का भी को क्या चाहिए और एक स्टूडेंट को भी क्या चाहिए, और सोसाइटी को क्या चाहिए फ्रॉम द पर्सन हु आर कमिंग आफ्टर बीइंग एजुकेटेड। या इट मेक्स द चाइल्ड एबल टू गेट जॉब, चाइल्ड को जॉब दिलाएगा। इट प्रिपेयर्स द स्कूल प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, स्कूल प्रोग्राम बनाएगा कि किस तरह से एक स्टूडेंट की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग स्कूल प्रोग्राम बनाएगा, या ऑल ऑफ द अबव? हियर योर करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट मीन्स इट हार्मोनाइजेज द नीड ऑफ द चाइल्ड एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ। नेक्स्ट, क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन इफेक्टिवली बाय। आप क्लासरूम में डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन कर सकते हो? नोइंग द कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन एंड हैंडलिंग इट विथ स्टर्न हैंड। आप इनडिसिप्लिन का कॉज पता करोगे, क्यों इनडिसिप्लिन है, और उसको फिर हैंडल करोगे प्रॉपरली। प्रोवाइड करोगे ऐसे प्रोग्राम जो कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होंगे, या फिर आप अच्छे से फैंसी क्लोथ्स पहन के आ जाओगे क्लासरूम में कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे या डिसिप्लिन रहे, या नन ऑफ द अबव? व्हाट विल बी योर आंसर? Here the correct answer will be your A, that is knowing the cause of indiscipline and handling it with stern hand. आपको पहले पता करना पड़ेगा ये indiscipline क्यों है क्लास में, और फिर उसको properly handle करोगे, आप मैनेज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर इन द क्लास इज। एक टीचर क्लास में क्या होता है, उसका क्या रोल है? प्रेसिडेंट होता है ग्रुप का, क्लास का जो ग्रुप है उसका प्रेसिडेंट होगा, डायरेक्टर होगा उस ग्रुप का, लीडर एंड गाइड ऑफ द ग्रुप, या ऑल ऑफ द अबव? See, it is very common sensical question. That's it will be a leader and guide of the group. वो उस अपनी क्लास को लीड भी करेगा और अपनी क्लास को गाइड भी करेगा स्टूडेंट्स को। ओके, नेक्स्ट इज वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। वर्बल गाइडेंस किस चीज़ में लीस्ट इफेक्टिव होता है? वर्बल गाइडेंस मीन्स आप उनको वर्बल मौखिक गाइडेंस, राइट, मुंह से बता रहे हो चीज़ें, मतलब कुछ प्रैक्टिकल करके नहीं पता, तो वो वहाँ पर सबसे कम कहाँ पर वो इफेक्टिव होगा? एटीट्यूड बनाने में स्टूडेंट्स का, ओके, या कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट समझाने में, रिलेशनशिप्स बनने में, या स्किल्स क्रिएट करने में, किस चीज़ में सबसे लीस्ट इफेक्टिव होगा वर्बल गाइडेंस? हियर करेक्ट आंसर विल बी डी, स्किल्स, बिकॉज स्किल्स तो आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, देन ओनली दे विल इम्प्रूव ना। आप सिर्फ वर्बली उनको बोलोगे कि देखो भाई टेबल ऐसे बनाना है, इसको ऐसे कट करना है, ये करना है, वो करना है, आप बना दो, बट इफ़ यू आर, आप वर्बली तो बता रहे हो, लेकिन जब तक आप उन्हें प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं दिखाओगे, उनसे नहीं करवाओगे, हाउ विल दे बी एबल टू डू दिस? देयरफॉर स्किल्स के लिए वर्बल गाइडेंस लीस्ट इफेक्टिव है इन टीचिंग। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल कॉलेज कैन बी मेजर्ड थ्रू। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरह से मेजर कर सकते हो आप? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराओगे, मैन पावर, टीचर्स और प्रिंसिपल अवेलेबल होंगे, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट देखोगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव? अगर आपको किसी भी स्कूल या कॉलेज में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना है तो उसमें आपके लिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें प्रॉपर अवेलेबल कराओगे, मैन पावर अच्छा होना चाहिए, टीचर्स, प्रिंसिपल सब, और स्टूडेंट्स ने क्या अचीव करा है, क्या अचीवमेंट है उसका, उनको जो वो गेन करना चाहते हैं वो आप उनको अचीव करवाओगे। ओके,
Now next question is teachers should study educational philosophy because teachers को educational philosophy पढ़ना चाहिए. क्यों? Because they do not know it, उनको नहीं पता है वो क्या होता है, या they do not have their own philosophy, उनकी खुद की philosophy नहीं है कोई, या फिर philosophy is the backbone of all disciplines. philosophy सारे जितने भी disciplines हैं, जितने भी disciplines हैं, मीन subjects हैं, उन सबका backbone है, या they can improve their work by clarifying their own philosophy. अपना वो खुद का वर्क इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी खुद की फिलोसफी क्लैरिफाई करके. तो हेयर योर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन. दे मे इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लैरिफाइंग देयर ओन फिलोसफी. फिलोसफी पढ़ेंगे, उनको आइडिया लगेगा कि एजुकेशन में इस तरह से काम किए जा सकते हैं. नेक्स्ट इज एन इफेक्टिव टीचर अडॉप्ट्स द नॉर्म्स ऑफ. एक बहुत अच्छा टीचर किस चीज़ को अडॉप्ट करेगा इनमें से? डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लेसे फेयर सोसाइटी, ऑटोक्रेटिक सोसाइटी, या ऑल ऑफ द अबव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. डेमोक्रेटिक वो आपको जैसे पता है प्रजातंत्र कहते हैं. लेसे फेयर मतलब थोड़ा लीनियंट होना. ऑटोक्रेटिक मतलब स्ट्रिक्ट होना, या फिर सब कुछ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. हियर करेक्ट आंसर विल बी डी. सब कुछ आपको होना पड़ेगा लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. ऐसा नहीं है कि अगर अच्छा वर्क करें बच्चे आप फिर भी स्ट्रिक्ट हैं उनके साथ, या बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप उनके साथ बहुत लीनियंट है, अरे करने दो उन्हें जो करना है. ऐसे नहीं होना है. आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक्ट करना पड़ेगा. देयरफॉर ऑल ऑफ द अबव विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ओके, द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम इज़ वन विच इज़ अकॉर्डिंग टू. सबसे अच्छा एजुकेशनल प्रोग्राम क्या हो सकता है इसमें, जो किसके अकॉर्डिंग है? नीड ऑफ द चाइल्ड, एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, या ऑल ऑफ दीज. Here your correct answer will be all of these. इन चाइल्ड की नीड, एबिलिटी, इंटरेस्ट तीनों को दिमाग में रख के आपको एजुकेशनल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. So this is the main thing when you are actually making any good educational program. You need to talk only about the child because अब studies child centric हो गई हैं. Therefore उनकी child की need, ability और interest तीनों को ध्यान में रख के programs बनाने पड़ेंगे. Last two questions are the most appropriate meaning of learning is. सबसे appropriate meaning क्या होगा इन सब में learning का? Inculcation of knowledge, knowledge को inculcate मतलब कि ग्रहण करना, या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को मॉडिफाई करना, पर्सनल एडजस्टमेंट, पर्सनली किस तरह एडजस्ट करो आप सिचुएशन से वो करवाना, या एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, स्किल्स को गेन करना. देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन जो ये होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी लगते हैं कि आपको इन सब में जो सबसे अप्रोप्रिएट है ना आंसर वो आपको देखना पड़ता है. हेयर मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. देखिए नॉलेज इनकलकेट है, एजुकेशन का है, आपको नॉलेज हो रही है चीज़ों की, पर्सनल एडजस्टमेंट कर सकते हो आप, वो समझ रहे हो, स्किल्स गेन कर रहे हो, लेकिन सबसे मेन काम होता है आपको आपके बच्चों के स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करना. अलग अलग तरह के बिहेवियर के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनको किस तरह से मॉडिफाई करो इनके बिहेवियर को, वो किस तरह अच्छे लोग बने, वैल्यूज़ इनको इनकलकेट करना, चीज़ों जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं वो इनकल करने हैं. दैट इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ द मेन मीनिंग, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग. Okay, now the next question, last question here is teachers primary responsibility lies in. सबसे primary responsibility क्या है टीचर्स की? Planning educational experiences, एजुकेशनल एक्सपीरियंस को प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज़ को, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स रखना, या ऑल ऑफ द अबव. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर हम देखें तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं राइट टीचर्स के लिए, बट हेयर यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. वाई? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? ये सब आपकी इम्प्लीमेंट, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना सेकेंडरी हो गई, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना ये सेकेंडरी हो गई, लेकिन प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Okay, so yes, this is for now, and 30 questions we have done today. Now in the next video I will be bringing more 30 questions, and उसके बाद 40 और थर्ड पार्ट में 40 क्वेश्चंस और लेके आऊँगी. सो कीप लर्निंग एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू हैव लाइक्ड इट. थैंक यू सो मच. टेक केयर एवरीवन. बाय बाय.